नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। त्योहारों का मौसम में बढ़ती महंगाई ने उत्साह को कुछ फीका कर दिया है। सरसों का तेल 1 किलो जो है वो 200 रुपए के करीब पहुंच रहा है, तो सब्जियों के दाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश से खबर आई है कि गैस के दाम 4 दिनों में 226 रुपए बढ़ गए हैं। कमर्शियल गैस के इतने दाम बढ़ने से दीपावली के दिनों में छोटे कारोबारियों को झटका लगा है। कोरोना की मार से उबर रहे इन कारोबारियों की दीपावली के अवसर पर कुछ कमाई की इच्छा रही होगी, लेकिन पिछले 2 सालों में इतनी तीव्र बढ़ोतरी से वे अब परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब 6 महीने में होने वाले हैं और ऐसे में विपक्ष बढ़ती महंगाई को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है। हाँ, 50 रुपये सर रिफाइंड आज आपने सुना सिलेंडर बढ़ गया है। आज आपने सुना सिलेंडर का रेट बढ़ गया। बताइए कहाँ से बनाए, कैसे सस्ता करें, बताइए। मजबूरी है। रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक साथ 266 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यानी लखनऊ की कारोबारी शालिनी अग्निहोत्री के लिए इस साल की दिवाली उतनी अच्छी नहीं रहेगी। वो लखनऊ में नमकीन का छोटा सा कारोबार चलाती हैं। इसमें उनको रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। लखनऊ में अब रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर 2093 रुपए में मिलेगा। पिछले साल की तुलना में ये दाम 65% ज्यादा है। इस साल रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 बार बढ़ाए जा चुके हैं। शालिनी का कहना है कि मुनाफा साल भर में घटकर आधा रह गया है, क्योंकि गैस के साथ ही खाने के तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं और अब फिर से दामों में बढ़ोतरी ने कमर ही तोड़ दी है। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अचानक सरकार की तरह तो किसी चीज़ पर रेट बढ़ा नहीं सकते, कस्टमर नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि साल भर में सिलेंडर मेरी समझ से 700 रुपये तक तो ऊपर पहुँच ही गया कॉमर्शियल। एक और वर्ग जिसको काफ़ी घाटा झेलना पड़ेगा वो ये छोटी मिठाई की दुकानें हैं, जिन्होंने ये उम्मीद की थी कि दिवाली के समय थोड़ा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। आपका नाम क्या है? पंकज गुप्ता। पंकज जी, कितने साल से मिठाई दुकान आप लोग चला रहे हैं? हम लोग की 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल पुरानी, मतलब आपके पिताजी भी यही काम करते थे। ये बताइए पंकज जी, आपने तो सुना ही होगा कि 266 रुपये आपके कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े हैं। आपके बिजनेस पे सर दिवाली के टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यार इतने टाइम की महंगाई की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, कस्टमर को कैसे दें, कैसे क्या करें। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष के नेता महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा कि रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हुए दाम व्यापारी वर्ग को बीजेपी की ओर से घातक तोहफा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से जब हमारे साथी मोहम्मद अदनान ने इस बारे में पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सर आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर आज फिर एलपीजी सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष का दावा है कि बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में मोहम्मद अदनान और कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ बढ़ती महंगाई और उससे पहले कोरोना की मार ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन दीपावली के इन दिनों में आस लगाए छोटे छोटे उद्योग खड़े होने की कोशिश में हैं। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के छोटे उद्योग अनेकों चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रोडक्शन दूसरी कोरोना लहर के दौरान धीमा पड़ गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हाईटेक ऑटोमेटिक सिस्टम और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से यहां काम भी बढ़ा है। वर्करों की संख्या भी जून के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है। तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स की इस फैक्ट्री में हाईटेक ऑटोमेटिक सिस्टम्स बनते हैं। पिछले कुछ महीनों में हाईटेक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, लेकिन साथ ही इस दौरान जो कमोडिटी प्राइसेस हैं स्टील की, लोहा की और एल्यूमिनियम की, वो भी काफी बढ़ी है, जिस वजह से इस फैक्ट्री का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं। अभी भी हम अपनी प्रोडक्शन को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस मैन पावर के नहीं हैं, चैलेंजेस हैं प्राइस एस्केलेशन रॉ मटेरियल के, जैसे स्टील है, केमिकल्स हैं,
मतलब नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इनपुट मटेरियल में आती हैं, सबके प्राइसिंग 20% से लेकर 40% तक बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं। तो इतनी ज़बरदस्त प्राइस एस्केलेशन और इनस्टेबिलिटी ने हमें बांध रखा है। संजीव सचदेव कहते हैं कि कोविड से पहले और कोविड के बाद कारोबार में सब कुछ बदल गया है। पहले क्रेडिट पर माल मिलता था, अब महंगाई की वजह से वेंडर पहले कैश मांगते हैं। कमोडिटीज के दाम डॉलर और यूरो की तरह बदल जाते हैं। पहले आपको क्रेडिट पे माल मिलता था, आप क्रेडिट पे काम कर लेते थे। अब जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस रोज़ ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे डॉलर और यूरो के प्राइस बढ़ रहे हैं। आज अगर मैं किसी वेंडर से 1 महीने के क्रेडिट पे माल लेता हूँ और पता लगता है 1 महीने में 15% तो रेट ही बढ़ गया, तो वेंडर कहता है भाई साहब मैं आपको उधार में देकर नुकसान में हूँ, इसलिए आप मुझे आज पैसा दो। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूर कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में काम के मौके बढ़े जरूर हैं, लेकिन रोजगार में तो कोरोना से पहले के मुकाबले सिर्फ 50% तक ही सुधार हो पाया है। मजदूरी भी घट गई है। इस बार तो काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन पहले की तरह नहीं है। फिर भी चेंजिंग में काफ़ी आया है। अभी क्या है कि जितना लोगों को जरूरत है उतने ही लोगों को रख पाते हैं, बाकी लोगों को तो रखते नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो पहले थे अब नहीं है। जैसे पहले किसी काम को हम करते थे, मान लो 1000 रुपये में, वो 1000 में नहीं हो पा रहा, अब कम मिल रहे हैं उसके पैसे। तो ये थोड़ा फर्क है वैसे, और जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। जाहिर है हालात कोरोना से पहले जैसे होने में अभी काफी वक्त लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में इन फैक्ट्रियों में कामकाज बढ़ा है, प्रोडक्शन के नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन अब भी यहाँ एमएसएमई यूनिट्स को कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। एमएसएमई यूनिट्स ये चाहती हैं कि सरकार बाजार में कमोडिटी प्राइसेस को स्थिर करने और बैंक उन्हें ज़्यादा क्रेडिट मुहैया कराएं, इसके लिए नए सिरे से पहल करें। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे कैमरा सहयोगी सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिए बनाने वाले कुम्हारों के घरों में इस दिवाली थोड़ी आमदनी की रोशनी पहुंची है। बीते साल की दिवाली तो इनके लिए अंधकार ही रही। नुकसान इतना बड़ा था कि इस साल बेहतर कारोबार में भी भरपाया नहीं हो पा रहा है। महंगाई ने और कमर तोड़ दी है। महंगाई का असर दियों पर पड़ा है। कच्चा माल महंगा हुआ है और इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी भी गुजरात से आती है। डीजल और पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पूरा बढ़ गया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का कम से कम एक गाड़ी की वजह 10 से 15 हजार रुपया गाड़ी का बढ़ के आ रहा है। और जब गाड़ी वालों को पूछते तो बोला भाई डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो सब चीज जो एक्सपोर्ट जो बाहर से लोग मंगाते हैं गुजरात से, जिसका रॉ मटेरियल सब गुजरात से आता है, तो सब दुगने भाव में हमको मिल रहा है मतलब आज की तारीख में। ये सब दिए बनाने वाले इन कुम्हारों के घर बीती दिवाली कोविड की वजह से अंधकार में रही, लेकिन इस साल हालात थोड़े बेहतर हैं। बहुत सारा कुछ महंगा हो गया है। इस साल मिट्टी भी बहुत महंगी हो गई, समझे, और माल लेने आते हैं होलसेल में तो उतना पैसा हमको नहीं देते हैं। दरअसल साल दर साल मिट्टी के दीपों का दौर धुंधला होता जा रहा है और बदलते वक्त के साथ रोशनी के लिए नई नई इलेक्ट्रिक चीजों ने अपनी जगह बना ली है। ऐसे में कोविड ने भी धंधा और चौपट कर दिया, पर इस साल थोड़ी राहत दिख रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं देश की बात में। अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार। पटना ब्लास्ट केस में 9 दोषियों की सजा का आज ऐलान हो गया है। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को तब गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान 6 लोगों की जान चली गई थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, वाकई में एक बार फिर से ये दृश्य देखकर वो वाकया सामने आ गया। क्या हुआ इस पूरे मामले में, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, पहले ही कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 यानी कि पिछले सप्ताह जो है इनमें 10 में से 9 आरोपियों को दोषी पाया था। आज उन 9 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा दी है, 2 को उम्र कैद की सजा दी है। हालांकि जो 4 को फांसी की सजा मिली है उनको अन्य धाराओं में उम्र कैद की भी सजा मिली है। 2 को 10 साल की सजा और एक जो दोषी व्यक्ति थे उनको 7 साल की सजा मिली है। क्योंकि वो 8 वर्षों से जेल में है तो इसलिए वो अब इस
मामले में रिहा हो जाएंगे। लेकिन एनआईए के इतिहास में जब से एनआईए बना है, ये अब तक का सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि इसमें न केवल सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया, बल्कि उन्हें फांसी और उम्र कैद की सजा मिली है। और ये मामला इसलिए भी ज्यादा रोचक रहा क्योंकि इसमें गांधी मैदान में जब तक ब्लास्ट शुरू हुआ था, उसके पहले ही एक आरोपी जो है पटना पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, और उसकी निशानदेही पर उस पूरे अगले 36 से 48 घंटों के अंदर उस समय की झारखंड पुलिस और आईबी की इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका रही थी इस पूरे मामले को क्रैक करने में। और ये अब तक का एकमात्र शायद ब्लास्ट का केस होगा जिसके कारण न केवल पटना ब्लास्ट का पूरा उद्भेदन हुआ था निधि, बल्कि साथ ही साथ बोधगया ब्लास्ट जो उस समय तक हवा में तीर मार रहे थे, एनआईए को कोई क्लू नहीं मिल रहा था, बोधगया ब्लास्ट का भी मामला सॉल्व हो गया था। और इस मामले में कमोवेश सारे आरोपी जो हैं वो एनआईए की गिरफ्त में आए, क्योंकि उस समय बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस और आईबी ने इतना एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड सॉलिड ग्राउंड वर्क किया था, जिसके कारण कोई भी आरोपी जो है वो ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह पाया। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो देश की बात में फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। आगे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश, वहां पे चुनावी प्रचार इन दिनों जोर पकड़ चुका है। यूपी चुनावी प्रचार में अब जिन्ना का भी जिक्र हो गया है। क्या है ये चुनावी रणनीति के पीछे क्या कारण है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे आगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। जिन्ना की मौत के 73 साल बाद अब वो यूपी के चुनाव में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटेल जयंती पे बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़कर आए थे। फिर बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें तालिबानी सोच वाला कहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें अखिलेश अली जिन्ना कहा। और बीजेपी अध्यक्ष वहां पर राज्य के स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश ने क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर फुलझड़ी जलाई होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान बता रहे हैं कि ये गड़े मुर्दे कैसे और क्यों उखाड़े जा रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना सब लंदन के एक ही संस्थान से पढ़ के आए और आजादी की जंग लड़ी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। लंदन में 4 इंस ऑफ कोर्ट कहलाते हैं, जिनके नाम है ग्रेज इन, लिंकन्स इन, इनर टेम्पल और मिडिल टेम्पल। ये बैरिस्टर्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग कराते हैं। यहाँ जिन्ना ने लिंकन्स इन में, गांधी ने इनर टेम्पल में, नेहरू ने इनर टेम्पल में और पटेल ने मिडिल टेम्पल में बैरिस्टर बनने के लिए कानून की पढ़ाई की थी। अखिलेश उसी का जिक्र करते हैं, लेकिन जिन्ना का नाम सुनते ही बीजेपी ने अखिलेश पे हमला बोल दिया। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य बातों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश पे हमले में डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और आगे निकल गए, उनको ही जिन्ना नाम दे दिया। जरूर कहना चाहूँगा जो कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पे हमला करने के लिए 2 ट्वीट किए। 31 अक्टूबर को पहले ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। 1 नवंबर को दूसरे ट्वीट में कहा कि जिन्ना के प्रति इतना प्यार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद 1-2 फुलझड़ी आपने भी जला ली होगी। जिन्ना ही नहीं, यूपी चुनाव में मुगल भी बुलाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 29 अक्टूबर को जो कहा, उसका मतलब है कि जब 2017 में योगी सरकार बनी तब जनता को लगा कि मुगल हुकूमत खत्म हुई है। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था, मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। अयोध्या को तो हर चुनाव में किसी न किसी तरह मुद्दा बनाने की कोशिश होती ही रहती है। मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। इससे लगता है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी के लिए वर्तमान कम, इतिहास ज्यादा मुद्दा है। मिसाल के लिए, पहले मुगल शासक बाबर को मरे 491 साल हुए, आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को रंगून गए 163 साल हुए, जिन्ना को मरे 73 साल हुए, अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चले 31 साल हुए। फिर ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? विपक्ष आरोप लगाता है कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है, यहाँ पे सिलेंडर 2000 के पार चला गया है, लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव में पहले अब्बा जान आए, फिर चाचा जान आए, फिर जिन्ना आ गए हैं। अब इतिहास में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुरादाबाद में अनवर कमाल, हरदोई में आसिफ और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब महाराष्ट्र की राजनीति। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले में देवेंद्र फडणवीस के तार उनके जोड़े हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन दिवाली के बाद उसके वो सबूत देंगे। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। ड्रग्स मामले को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो चुका है। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आमने सामने हैं। नवाब मलिक ने सोमवार सुबह कुछ तस्वीरें ट्वीट की, जिनमें फडणवीस की पत्नी के साथ दिख रहा शख्स उनके म्यूजिक वीडियो का फाइनेंसर जयदीप राणा है, जिस पर ड्रग्स तस्कर होने का आरोप है और वो फिलहाल जेल में है। राणा को इसी साल जून में एनसीबी ने ही गिरफ्तार किया था। मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। नवाब मलिक के आरोपों पर फडणवीस ने कहा कि ये तस्वीरें 4 साल पुरानी हैं और ड्रग्स केस में शख्स का नाम आने से पहले की मीटिंग की हैं। जवाब के साथ ही पूछा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है और कहा कि इसके सबूत वो दिवाली के बाद मीडिया और एनसीपी मुखिया शरद पवार को देंगे। दिवाली हो जाने दीजिए, बम हम फोड़ेंगे। नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा।
नवाब मलिक ने नीरज गुंडे से फडणवीस के रिश्ते पर भी सवाल उठाए। फडणवीस ने माना कि उनके संबंध नीरज गुंडे से हैं, लेकिन कहा कि उनसे ज्यादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ नीरज गुंडे के संबंध हैं। इस बीच नीरज गुंडे ने ट्वीट कर नवाब मलिक के बेटे की बैंक फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच की मांग की। जाहिर है कि ड्रग्स की जांच से निकलकर ये पूरा विवाद महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा रहा है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको कर्नाटक ले चलेंगे। ना लगे तो कहां पर बेकार हो जाएंगे कोरोना के 5 लाख टीके। देश की बात में खबर है अब कर्नाटक से। कोरोना काल में भी लाल फीताशाही व्यवस्था पर किस तरह हावी है, इसकी मिसाल कर्नाटक में देखने को मिली है। कर्नाटक के निजी अस्पतालों में तकरीबन 7 लाख वैक्सीन वैसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स पर वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है। ज्यादातर वैक्सीन इसी महीने एक्सपायर हो जाएंगी, लेकिन निजी अस्पतालों से इन्हें सरकारी अस्पतालों तक नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ केंद्र के जरिए हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन मुफ्त मिल रही है, वहां डॉक्टर्स और नर्स ज्यादा और वैक्सीन लेने वाले कम हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों में जहां कोवैक्सीन की एक डोज 1410 रुपए और कोविशील्ड की 780 रुपए में दी जा रही हो, वहां कौन जाएगा। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की तकरीबन 7 लाख डोज यूं ही पड़ी है। इनमें 5 लाख के आसपास कोवैक्सीन है और इनकी मियाद इसी महीने खत्म होने वाली है। Especially the government program is doing so well and they are giving free of cost. ज्यादातर वैक्सीन नवंबर में एक्सपायर होने जा रहे हैं। अब क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आसानी से वैक्सीन उपलब्ध है, ऐसे में लोग हमारी तरफ रुख नहीं करते। Second thing, the cost of Covaxin vaccine is higher than Covishield. It's almost double. कर्नाटक में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इनमें से 52 लाख लोग बेंगलुरु के हैं। ऐसे में 7 लाख डोज सरकारी अस्पतालों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इन वैक्सीन का क्या होगा, इस सवाल का फिलहाल मेरे पास जवाब नहीं है। सरकार से बातचीत करके हम इसका समाधान निकालेंगे। वैक्सीन के एक्सपायर होने पर निजी अस्पतालों को आर्थिक नुकसान होगा, वहीं दूसरी तरफ इससे कहीं ज्यादा नुकसान आम लोगों का होगा, क्योंकि कई जगहों पर अब भी वैक्सीन की कमी है और यहाँ लाल फीताशाही की वजह से बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोजेस बर्बाद होने की कगार पर है। कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, दिल्ली में डेंगू से दिल्ली वासियों की बड़ी परेशानी, अस्पतालों में हो रही है मारामारी। डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली में 2018 के बाद से इस साल सबसे ज्यादा डेंगू की वजह से मौतों का मामले सामने आए हैं। अस्पताल में जो मरीज हैं उनका हाल बेहाल है। अस्पताल डेंगू के मरीजों से अटे पड़े हैं। लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के हालात पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली में अब तक 1537 डेंगू के मामले सामने आए हैं। 6 मरीजों की जान गई है। इससे पहले 2016 और 2017 में 10 मरीजों, 2018 में 4, 2019 में 2 और पिछले साल 1 मरीज की जान डेंगू ने ली थी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने माना कि डेंगू से मौत के बहुत सारे मामले इसलिए सामने नहीं आ पाते कि कई गरीबों की बीमारी और मौत की वजह का पता ही नहीं चलता। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ज्यादा मामले वाले राज्यों में विशेषज्ञों की टीम भेजी जाएगी। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना के लिए बने बिस्तरों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हालत सुधरने में अभी वक्त लगेगा, तो एहतियात जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार,
एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में आज से सभी जो क्लासेस हैं वो खुल गए हैं, स्कूल पूरी तरह से खोल दिए गए। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट बता रही है कि 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुलने में माता पिता और बच्चे किस तरह से खुश थे। डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को दिल्ली में स्कूल खुले तो माता पिता अपने बच्चों को बिना डर और उत्साह के साथ स्कूल छोड़ने पहुंच गए। ये पूर्वी दिल्ली में पश्चिमी विनोद नगर का दिल्ली सरकार का स्कूल है। यहाँ कुछ पेरेंट्स तो ऐसे थे जो अपने बच्चे को पहली बार स्कूल लेकर आ रहे थे। उत्साह पेरेंट्स और बच्चों दोनों में भरपूर था। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को ये चाह रहे थे कि बस जल्दी से तैयार सुबह हो जाए और स्कूल जाएं। एक्साइटेड में बोला था कि मास्क पहन के रखना है और सैनिटाइजर बार बार लगाते रहना है। पिछली बार स्कूल कब आए थे? पिछली बार मैं सेकंड में आई थी। सेकंड में आए थे? हाँ। मुझे लगता है फर्स्ट में आए हो क्या आप? हाँ शायद फर्स्ट में। तो कैसा लग रहा है स्कूल आके आज? एक्साइटमेंट। इस फैसले से आप खुश हैं कि सरकार ने कहा है कि अब स्कूल खोल रहे हैं हम? हाँ जी, बहुत खुश हैं, क्योंकि घर में बच्चे पढ़ नहीं पाते, स्कूल में थोड़ा कुछ सीख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। हाँ। इसीलिए आज दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल तो 2 महीने पहले ही खुल गए थे, लेकिन नर्सरी से 8वीं के अब खुले हैं। सरकार भी ये कहकर मनोबल बढ़ा रही है कि अब तक दिल्ली के स्कूलों में 2 महीनों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं। अभी तक 2 महीने हो गए, कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी नहीं, पूरी दिल्ली में किसी भी स्कूल से कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये एक अच्छा सुखद बात है कि हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो कर रहे हैं और बहुत सेफ्टी से रह रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में हाजिरी अच्छी है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में कम। इसका कारण ये भी हो सकता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं। स्कूल या पढ़ाई तो इसी को कहते हैं, ऑनलाइन तो जबरदस्ती का इंतजाम होता है। उम्मीद करते हैं इस बार जो स्कूल खुले हैं उन्हें फिर बंद करने की नौबत दोबारा बिल्कुल ना आए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।